हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स भाई आशुतोष गुप्ता स्वागत। हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और पार्ट 7 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव समझ रहे हैं। बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके हमने किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया और उसके बाद हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सीखा। इस क्रम में पार्ट 4 वीडियो के अंदर हमने केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो ज्ञात किया है। आज हम अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। चलिए शुरू करें। तो ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। मैंने इसको वृत्ताकार लिया है, हालांकि आपको ये अंडाकार दिख रही है। इसका कारण कि ये कुंडली मैंने YZ तल में ली है। अब यहाँ तल के कंसेप्ट समझ लेने बहुत जरूरी है। आप अगर इसको X अक्ष माने, इसको Y अक्ष माने, तो ये उंगली आपकी Z अक्ष को व्यक्त करेगी। तो X और Y जो हमारा बोर्ड का तल है वो XY तल है और इसमें अगर कोई कुंडली होती है तो वो XY तल में होती है, लेकिन हमें YZ तल में कुंडली लेनी है ताकि हम इस अक्ष को आसानी से दिखा पाए। तो Y तल ये और Z तल, Y अक्ष ये और Z अक्ष ये, तो इसमें जो कुंडली बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, जिसे बोर्ड पर बना सकना संभव नहीं, क्योंकि बोर्ड XY तल में है मान रहे हैं हम और YZ तल में कुंडली ले रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक कुंडली की तरह से यूज करूं तो ये अभी XY तल में है और ऐसे करने पर ये YZ तल में हो गई। अब आप सोचें इसको मैं कैसे बनाऊं। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसकी थोड़ी सी परछाई टाइप यूज करी है जो आपको इस तरह से दिख रही है। इसे आप वृत्ताकार कुंडली ही मानेंगे और इस कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है। इसके अक्ष, अब अक्ष से क्या कंसेप्ट है, अक्ष से क्या मतलब है, तो कुंडली के तल के लंबवत, ये तल है इसका, और इस तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा, ये जो रेखा होगी ये अक्ष कहलाएगी। अगर मैं केंद्र से इस तरह से रेखा गुजारूं तो ये इसका अक्ष बनेगा जो यहाँ दिखाया है। इस कुंडली में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ उत्पन्न होता है। हमें इसका चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर कितना उत्पन्न होगा वो ज्ञात करना है, जबकि केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पिछले वीडियो में हम ज्ञात कर चुके हैं। और मैं मान लेता हूं कि इसमें वामाव्रत दिशा में एक धारा प्रवाहित हो रही है। अब वामाव्रत दिशा कौन सी, तो दक्षिणाव्रत दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। घड़ी के घूमने की दिशा जो है वो दक्षिणाव्रत है। तो घड़ी की सुई किस दिशा में घूमती है, यूं घूमती है। हमने वामावर्त ली तो मैं दिशा ये ले रहा हूं और इसलिए यहाँ धारा इस दिशा में शो कर रहा हूं। यूं घूम के यूं आएगी तो ये धारा इस दिशा में, ये वामावर्त दिशा है। अब आप सोचें कि वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा, तो वामावर्त दिशा में यूं धारा प्रवाहित होगी। तो आप ये नियम लगाएं, दाएं हाथ के हथेली का नियम, और अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़े तो अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यूं करने पर अंगूठा X अक्ष की दिशा को व्यक्त करता है, यानी कुंडली के अक्ष की दिशा को व्यक्त करता है। तो अक्ष के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम ज्ञात करेंगे। चलिए ये बात मैंने यहाँ लिख के रखी है जो आप पढ़ लें। माना R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें वामावर्त दिशा में कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली YZ तल में स्थित है, क्लियर होना चाहिए, YZ तल में स्थित है तथा कुंडली के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर, तो किसी X दूरी पर बिंदु P, यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चों हम कुंडली को अब करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे क्या, तो
हमने एक बात सीख रखी है कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो यानी धारावाही चालक हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की जानकारी बायो-सावर्ट नियम से हमें मिलती है। तो हम यहाँ बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। लेकिन आप जानते हैं बायो-सावर्ट का नियम धारावाही अल्पांश के लिए है। तो कंसेप्ट ये कि इस कुंडली के छोटे छोटे अल्पांश किए जाएं और प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाए और उन सभी का सदिश योग प्राप्त किया जाए। तो मैं इसके छोटे छोटे अल्पांश करूंगा, लेकिन शुरू में मैं किसी एक अल्पांश पर ही विचार करूंगा और वो अल्पांश मैं ले लेता हूं। कहीं भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ एक अल्पांश की कल्पना कर रहा हूं। ये मैंने एक अल्पांश लिया। अल्पांश मतलब छोटा है, इसका नाम मैंने रखा dl। ये अल्पांश है और अल्पांश का मध्य बिंदु चाहिएगा हमें, तो मैंने उसको O डैश नाम दे दिया। मध्य बिंदु क्यों चाहिएगा? क्योंकि हमें मध्य बिंदु से बिंदु P जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी की भी आवश्यकता होगी और इसलिए मैं इस दूरी को कुछ नाम दे दूं यहाँ और दूरी मान लेता हूं मैं, कितनी मानूं? स्मॉल r। आप देखें तो हमने दूरियां ले ली हैं। एक दूरी को मैंने त्रिज्या नाम दिया है कैपिटल R और केंद्र से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी को स्मॉल x लिया है और अल्पांश से बिंदु P की दूरी को स्मॉल r लिया है। अब मैं इस अल्पांश के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके देखूंगा कि यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी प्रकार फिर बाकी के अल्पांशों पर क्रमशः विचार करूंगा। तो ये बात भी मैंने यहाँ लिख के रखी है। हम कुंडली को विभिन्न अल्पांशों में विभक्त कर प्रत्येक अल्पांश के कारण बायो-सावर्ट के नियम से P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके उसका सदिश योग प्राप्त करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम काम में लेने वाले हैं। अतः किसी अल्पांश dl पर हम विचार कर रहे हैं। एक अल्पांश dl पर विचार कर रहे हैं। अल्पांश कहाँ है? तो अल्पांश की बिंदु P से दूरी स्मॉल r है और अल्पांश, ये बात अभी मैं बताऊंगा। तो अब अल्पांश जो है आप इसको देखें फिजिकली तो आपको बात समझ में आएगी। ये एक धारावाही कुंडली है जिसमें वामावृत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके अक्ष पर ये अक्ष लूं तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। अब मैंने इसके लिए एक अल्पांश का चयन किया। आप कोई भी अल्पांश ले सकते हैं, यहाँ 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 ले सकते हैं। सुविधा के लिए चित्र थोड़ा सा सही दिखे, मैंने एकदम ऊपर यहाँ एक अल्पांश आपको दिखाया है। ये अल्पांश मैंने लिया है और इस अल्पांश के मध्य बिंदु की ये दूरी स्मॉल r ली है। मुझे एक चीज और चाहिएगी, वो होगी थीटा। मैं बायो-सावर्ट का नियम काम में लूं तो मैं आपको समझा सकता हूं। तो बिंदु P से r दूरी पर स्थित है, अल्पांश से r दूरी पर स्थित है, अतः बायो-सावर्ट का नियम मैं लगाता हूं। लिखूं अतः बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट का नियम क्या है आप जानते हैं, दैट इज अल्पांश के लिए है तो dP इज μ0/4 पाई I dl एंड sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें जो जानकारी है वो आप बार बार देख रहे हैं। ये धारा है जो हमने ये धारा ली है, अल्पांश dl की लंबाई, ये अल्पांश है dl यहाँ लिया है, दूरी r जो अल्पांश के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये थीटा, इस पर हमें विचार करना होगा कि थीटा क्या है। तो थीटा यहाँ अल्पांश और r, अल्पांश में dl और r के बीच का कोण है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था μ0/4 पाई I dl क्रॉस r। दिस टाइम अगर इसके हम सदिश रूप को देखें तो ये था, यानी कोण किसके बीच में है, dl
बीच में। अब यहाँ ये कोण हमें ज्ञात करना होगा। आप विचार करें डीएल और आर के बीच कितना कोण है, तो मैं सीधे सीधे बता दूं कि ये कोण 90 डिग्री का है। यहाँ बच्चों डीएल एंड आर इज परपेंडिकुलर। अब आप सोचेंगे कैसे, कहते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। कैसे, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसको यहाँ से समझ लें। ये प्रॉप में हमको यही मिला एक, ये रिंग है, ये अल्पांश और ये दूरी r है। अगर ये अल्पांश लूँ तो ये दूरी r है, समझ रहे हैं आप। यहाँ एक अल्पांश, अब आप देखें अल्पांश और इस r के बीच कितना कोण है। ये अल्पांश, मैं आपकी दिशा में मोड़ दूँ इसको, तो ये यहाँ अल्पांश, ये अल्पांश है। अब अल्पांश की एक बार हमने चर्चा करी थी, तो मैंने बताया था कि अल्पांश और इसके बीच में कोण निकालने के लिए, क्योंकि अल्पांश छोटा होता है इसलिए मैं इस पर एक स्पर्श रेखा की कल्पना करता हूँ। तो अल्पांश पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, ये बन गई अल्पांश पर स्पर्श रेखा, याद रखें। और अब r कहाँ है, तो r पर भी विचार करें। r ये है, ये r है, और स्पर्श रेखा हमने ये ली थी, ये स्पर्श रेखा थी। अब इसको मैं रिंग को हटा दूं और केवल आपको एक स्पर्श रेखा और एक r दिखाऊं, तो ये कोण जो बनेगा आप समझ सकते हैं 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ थीटा 90 लिया, और ये थीटा की वैल्यू में रखते ही साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अतः अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB की वैल्यू μ0/4 पाई I dl/r। ये वैल्यू इस अल्पांश के कारण आई। अब इस पर थोड़ा विचार करें कि इस अल्पांश के कारण जो वैल्यू आई वो किस पर निर्भर कर रही है। तो I dl एंड r तीन चीजों पर निर्भर कर रही है। अगर मैं अल्पांश बदल कोई और अल्पांश ले लूं तो क्या होगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ अल्पांश ले लिया, कहीं और लिया, तो क्या उसमें I में परिवर्तन होगा? नहीं। क्या R में परिवर्तन होगा? इसका भी जवाब है नहीं। कैसे? आप ये देखें कि ये कुंडली है, इस कुंडली के इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी जो होगी ये होगी, लेकिन अल्पांश यहाँ ले लूँ तो भी वही दूरी रहेगी और यहाँ ले लूँ तो भी वही दूरी रहेगी। यानी अल्पांश कहीं भी लिया जाए, अल्पांश के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी सदैव समान रहेगी, जिसे हमने स्मॉल r नाम दिया है। तो मैं यहाँ बता रहा था ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। और मैं यदि अल्पांश समान लेता जाऊँ इस कुंडली पर, सारे अल्पांश एक जैसे लेता जाऊँ, तो I, dl और r सभी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब dP यानी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक अल्पांश के लिए समान होगा, स्थिति चाहे कुछ भी, लेकिन उस अल्पांश की लंबाई मुझे समान लेनी होगी। कहीं भी अल्पांश लोगे तो r फिक्स रहेगा, कहीं भी अल्पांश लोगे तो थीटा जो यहाँ हमने देखा ये थीटा वो भी 90 रहेगा। आपने देखा इस अल्पांश के लिए, हमें इसी तरह से इस अल्पांश के लिए विचार करूं तो ये अल्पांश जो है इस पर स्पर्श रेखा ये आ गई, याद रखें। और बिंदु P कहाँ है, तो बिंदु P यहाँ है, ये दूरी और अल्पांश के ऊपर स्पर्श रेखा ये है, यानी थीटा 90। अल्पांश कहीं भी लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र इतना ही प्राप्त होगा। क्लियर? अब मैं एक काम और करूंगा, आप पहले नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें, ऐसे साफ करें। मैं ये बात यहां लिख देता हूं कि कुंडली के सभी समान अल्पांशों पर विचार करें तो प्रत्येक अल्पांश के कारण
पर चुंबकीय क्षेत्र dBE होगा, dBE होगा। और इसलिए मैं एक अल्पांश लेकर विचार करता हूं। कौन सा अल्पांश? मैं जस्ट इसके सामने यानी व्यासाभिमुख सममित अल्पांश लेता हूं। व्यास के सामने वाले सिरे पर और सममित मतलब जैसा dl लिया है पहले वाला वैसा ही लेता हूं। तो मैं यहाँ पर एक दूरी वही रहेगी कैपिटल R, यहाँ एक और अल्पांश ले रहा हूं बच्चों, ये रहा एक और अल्पांश dl के समान, और इसलिए ये अल्पांश भी क्या है? dlb है। और इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सोचो कितना होगा, तो अभी भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये db भी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी इसकी भी वही रहेगी, ये दूरी कितनी रहेगी? ये दूरी भी रहेगी बच्चों, ये दूरी कितनी रहेगी? आप सोचे दूरी, ये भी स्मॉल r रहेगी, कोण भी 90 डिग्री रहेगा, दूरी भी स्मॉल r, कोण भी 90 और dl भी समान सममित लिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना ही होगा। तो मैं लिखूं अतः dl अल्पांश के व्यासाभिमुख तथा सममित अल्पांश पर विचार करें तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ? P पर dB भी होगा, P होगा। ठीक है। अब इस अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इतना और इस अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इतना। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों को मैं जोड़ के देखता हूं, क्योंकि मुझे करना यही है, मुझे क्या करना है कि इस कुंडली पर सभी अल्पांश लेकर P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालकर उन्हें जोड़ना है। इसके लिए मैं पहले इन दो को लेकर जोड़ के दिखाता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है जो आगे हमारा काम आसान करने वाला है। इसलिए मैं व्यासाभिमुख वाले अल्पांश पर विचार। बच्चों अब इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कौन सी। फैन ऑन ऑफ करूं मैं, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी। तो आप विचार करें। दिशा के बारे में हमने यहां कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। बायो सावर्ट के नियम को याद करें आप, नहीं तो वो वीडियो देख लें। dB की दिशा dl और r से निर्मित तल के लंबवत होती है, जिसे विभिन्न नियमों से ज्ञात किया जा सकता है। तो dl और r से निर्मित तल कौन सा। अब dl ये रहा, ये dl, ये अल्पांश और r ये रहा। मैं इसको हटा दूं तो मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि ये dl और r है। ये dl और r से निर्मित तल है, ये तल dl और r से निर्मित ये तल है। इस तल के लंबवत होगी, जिसे हम कॉर्क स्क्रू के नियम से निकालें तो लंबवत ऊपर की ओर आएगी। और इसलिए मैं यहाँ पर ये dl और ये r से निर्मित तल के लंबवत ऊपर की ओर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझाऊंगा। देखें ये अल्पांश और ये r निर्मित तल, ये निर्मित तल बनेगा और इसके लंबवत ऊपर की ओर दिशा आएगी, जिसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो dB की दिशा किधर आई बच्चों, आप नोट कर लें, मुझे साफ करना होगा।
डीबी की दिशा जो प्राप्त होगी वो डीएल और आर से निर्मित करके बिल्कुल लंबवत होगी। तो मैं यहाँ पर एक लंबवत ये दिशा दिखा देता हूं। ये डीबी की दिशा है किस अल्पांश के कारण? इस अल्पांश के कारण। और इसी प्रकार इस अल्पांश के कारण विचार करूं तो भी डीएल और आर के तल के लंबवत होगी। तो मैं इस तल के भी लंबवत एक दिशा दिखा देता हूं जो इस अल्पांश के कारण है। बच्चों ये डीबी की दिशा है, दोनों ही समान मात्रा में है। अब मुझे क्या करना है कि पहले इन दोनों अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उन्हें जोड़ना है। और इसे जोड़े कैसे? क्योंकि ये निश्चित दिशा में है, सदिश भौतिक राशियां हैं। तो जोड़ने के मेरे पास नियम है। क्या नियम है? समांतर चतुर्भुज का नियम है। लेकिन उस नियम से जोड़ने की बजाय मैं सदिशों का वियोजन करके जोड़ने वाली जो तरीका है वो आपको समझाऊंगा। तो मुझे इस सदिश का वियोजन करना होगा, इस डीबी की दिशा का वियोजन करना होगा। उसके लिए मुझे, आपने वियोजन सीखा है, उसके लिए मुझे यहाँ पहले ये पता करना होगा कि ये कोण कितना है। चलिए इस कोण को मैं मान लूं अल्फा। ये कोण अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, बाद में देखेंगे। तो इस डीबी के मैं दो लंबवत घटक करता हूं। डीबी के दो लंबवत घटक किस प्रकार होंगे? एक घटक ये होगा और एक घटक इसका इस दिशा में हमें प्राप्त होगा। ये घटक बच्चों, एक घटक हमें ये मिला, दो लंबवत घटक प्राप्त हुए। लंबवत घटकों में हम वियोजन कर रहे हैं। अब आपने सीखा है जो थीटा से लगती भुजा होती है वो cos थीटा होती है और दूसरी sin थीटा होती है। घटक जब हम करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा कोण है हमारे पास। तो इस कोण को मैंने अल्फा माना, तो सुविधा के लिए इस कोण की तुलनात्मक रूप से यहाँ कोण देख लेता हूँ। अब ये देखें आप कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो फिर विचार करें तो ये भी 90 है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंबवत है। आपने अभी सीखा डीएल और आर से निर्मित तल के लंबवत, तो आर और ये लंबवत है, तो ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो निश्चित रूप से ये कोण अल्फा ही होगा। इस कोण को भी हम अल्फा ही कहेंगे। एक कोण ज्ञात हो गया, ये 90 माइनस अल्फा होगा, फिर इसकी जरूरत नहीं। अब आप इस डीबी के दो घटक करें तो डीबी का वो घटक जो कोण से लगता होता है, यानी थीटा से या अल्फा से लगती भुजा होती है, वो cos अल्फा होता है। इसके लिए आपको 11वीं क्लास के वियोजन वाले फैक्टर में जाना होगा। हालांकि हम यहाँ त्रिकोणमिति लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं, पर मैं समझ रहा हूँ आपको ये आता होगा। तो ये है डीबी साइन अल्फा, सॉरी डीबी cos अल्फा, थीटा से लगती भुजा cos और कोण से नहीं लगने वाली भुजा साइन। तो ये हो गया डीबी साइन अल्फा। इसके दो घटक कर दिए, अब इसके भी दो घटक उसी प्रकार से हम करेंगे। तो इसके दो लंबवत घटक, इसका एक घटक तो यही होगा इस दिशा में, ये घटक, और इसका एक घटक इस दिशा में होगा। अब फिर आपने देखा ये अल्फा था, तो ये भी अल्फा बनेगा, और वही हम ज्यामिति यहां लगाए तो हमें ये कोण अल्फा ही मिलेगा। फिर कोण से लगती भुजा cos, ये घटक cos अल्फा होगा, किसका? जिसका हम वियोजन कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपके dB cos अल्फा, और इसका ये घटक क्या बन जाएगा? dB sin अल्फा। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण, जो कि व्यासाभिमुख सममित अल्पांश हैं, इन दोनों के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर जब हम विचार कर रहे थे तो हमें ये दिशाएं मिली जो हमें समझ में नहीं आई, हमें जोड़ना पड़ा। जोड़ने के लिए हमने वियोजन का सहारा लिया, और जैसे ही हमने वियोजन किया हमें कुछ बात समझ में आई कि इसको हटा के हमने दो घटक ये देखे। अब इसको नहीं देख रहे क्योंकि इसके दो ये घटक देख रहे थे। इसी प्रकार इसको नहीं देख रहे, इसके दो घटक
देख रहे हैं। ये दोनों में बट गया, ये भी दोनों में बट गया। तो अब इन दोनों घटकों पर विचार करें। तो इसका लंबवत घटक और इस सदिश dB का लंबवत घटक दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, साथ ही समान है। समान क्यों है? क्योंकि ये भी dB, ये भी dB, ये भी cos अल्फा, ये भी cos अल्फा और अल्फा दोनों समान है। यानी ये दोनों समान और विपरीत दिशा में हैं और इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे। परंतु इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बाकी के दोनों घटक एक ही दिशा में हैं और एक ही दिशा में होने के कारण हमारा जोड़ना आसान हो जाएगा, सीधे सीधे उनका हम योग कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ वो इसी दिशा में प्राप्त हुआ। यदि दोनों को मिला के देखें तो दोनों को मिला के देखने पर चुंबकीय क्षेत्र हमें इसी दिशा में प्राप्त हुआ। यानी इसके कारण भी जो चुंबकीय क्षेत्र रहा वो dB sin अल्फा, इसके कारण भी जो चुंबकीय क्षेत्र रहा वो dB sin अल्फा। और इसी प्रकार यदि हम सममित अल्पांश व्यासाभिमुख अल्पांश लेते हुए विचार करते जाएं, पैटर्न मिल गया हमें कि दो अल्पांशों को जो व्यासाभिमुख हैं, सममित हैं, उनके कारण दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा होगा। और इसी प्रकार मैं अब इसके दूसरे अल्पांश लेकर ऐसे विचार करता जाऊं, इसके पास में एक और अल्पांश ले लूं और इधर भी एक और अल्पांश ले लूं, ये अल्पांश। अब मैंने इन अल्पांशों पर विचार करना शुरू कर रहा हूं, इन पे। तो इन दोनों के कारण भी पूरी प्रक्रिया पे विचार करूंगा तो यही बात निकल के आएगी। फाइनली क्या आएगा कि इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होंगे उनकी दिशा को दो घटकों में वियोजित करेंगे तो लंबवत घटक इसी तरह से निरस्त होंगे और अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं वो परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इसके कारण भी dB sin अल्फा प्राप्त होगा, इसके कारण भी होगा। इसी तरह से लेते जाए तो प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का योगदान dB sin अल्फा होगा। अब बहुत आसान हो गया, जिसे हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में सदिश भौतिक राशियों को जोड़ना आसान हो जाता है। आप नोट करें बच्चों, और ये बात यहाँ लिखनी पड़ेगी स्पष्ट रूप से। तो मैं यहां लिखूं dB ही होगा दोनों अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो कि समान है dB को दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर अक्ष के लंबवत घटक दोनों के अक्ष के लंबवत घटक dB sin अल्फा, सॉरी cos, हाँ सही है, नहीं सही है, dB cos अल्फा व अक्ष के अनुदिश घटक dB sin अल्फा प्राप्त होता है तथा क्या लंबवत घटक समान और विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा लंबवत घटक समान व विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा अक्ष के अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अब जुड़ जाएंगे
आप नोट कर लें, मैं साफ करूं। इस प्रकार हमने देखा, क्या हमें पता चला कि प्रत्येक अल्पांश जो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है अक्ष के अनुदिश वो dB sin अल्फा है। अतः प्रत्येक अल्पांश के कारण P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र dB sin अल्फा प्राप्त होता है, dB sin अल्फा प्राप्त होता है। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा। तो करना क्या पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके उनका योग करना पड़ेगा। तो मैंने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को लिखा सिग्मा dB sin अल्फा। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात हो जाएगा। अब dB की जो वैल्यू है वो हमारे पास पहले से ही है, हम इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। तो ये बनेगा B इक्वल टू सिग्मा dB यानी म्यू 0 बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये वैल्यू हमें परिणामी मिल गई। अब थोड़ा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ साइन अल्फा की जो है वैल्यू रख दूंगा। अच्छा, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाले, म्यू 0 बाई 4 पाई I और अल्फांश भी समान लिए हैं dB। मैं ऐसा करूँ, पहले मैं साइन अल्फा की वैल्यू रख दूँ, बाहर बाद में निकालूंगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। तो सिग्मा म्यू 0 बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर एंड साइन अल्फा। अब आपको यहाँ साइन अल्फा देखना है कितना होगा। तो साइन त्रिकोणमिति लगा के हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस साइन अल्फा लेना है तो वो त्रिभुज ले लो जिसमें अल्फा कोण है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये मैंने समकोण त्रिभुज लिया, और इसमें साइन अल्फा, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, कोण के सामने लंब तो कैपिटल R और कर्ण स्मॉल r। तो यहाँ साइन अल्फा जो है क्या है, यहाँ साइन अल्फा इज कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो ये बन गया कैपिटल R बाई स्मॉल r, और इसलिए ये हो गया बच्चों म्यू 0 बाई 4 पाई I R बाई R क्यूब। ये देखिए I R कैपिटल R है और स्मॉल r क्यूब हो जाएगा, और ये मैं सारे कांस्टेंट हैं इसलिए बाहर निकाल लूंगा dl, क्योंकि dl आप भिन्न भिन्न दे सकते हैं। अब dl सिग्मा क्या मतलब, यानी ये कह रहा है कि अल्पांशों का योग करें। इस कुंडली पे हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न अल्पांश लेते जा रहे हैं और उन अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों का योग कर रहे हैं। लेकिन जब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाया तो डेरिवेशन कह रहा है अब चुंबकीय क्षेत्र का योग मत करो, अब उन्हीं अल्पांशों का योग कर दो, जो हमारे लिए बहुत आसान है। अल्पांश लेते जाए और उन अल्पांशों का यदि हम योग कर दें तो हमें क्या मिलेगा। पिछले टॉपिक में था हमें इसकी परिधि मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहां सिग्मा dl इज 2 पाई कैपिटल R। परिधि में जो है त्रिज्या लेंगे हम तो कैपिटल R, और इसलिए यहां मैं लिख दूं कि d इक्वल टू d का परिमाण
इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब दिस एज इट इज, एंड सिग्मा डीएल की वैल्यू है वो क्या है 2 पाई आर। अब आप यहाँ इसको हटा सकते हैं, काट सकते हैं, तो b की वैल्यू आई म्यू 0 पाई 4 पाई आई, और से देखें 2 पाई एंड 4 पाई मीन्स 2 आएगा, काटना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके कैंसिल हो गया, तो ये हुआ म्यू 0 आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर आर एन आर अपॉन 2 आर क्यूब। ये चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण प्राप्त हुआ। थोड़ा और आगे इसको सरल बनाएंगे, आप नोट करें, मैं साफ करूं। बच्चों वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करें, बाकी नोट करना कठिन हो जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आर क्या है, स्मॉल आर, क्योंकि ये तो अज्ञात है। मैंने आपको बताया था हमारे पास फाइनल फॉर्मूला वो होना चाहिए जिसमें सारी राशियां हमें ज्ञात, धारा ज्ञात है, हाँ दिया गया है, आर ज्ञात है, त्रिज्या बिल्कुल हमें दिया गया है, लेकिन स्मॉल आर हमें क्लियर ज्ञात नहीं है। हमें ज्ञात क्या है, हमें ये ज्ञात है कि x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। x ज्ञात है, r ज्ञात है, तो क्या इस स्मॉल r को इस कैपिटल R और x के पदों में ले सकते हैं? बिल्कुल, बौद्धायन प्रमेय लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। बौद्धायन प्रमेय कर्ण के वर्ग का मान आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं लिखूं यहाँ स्मॉल r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसलिए कैपिटल स्मॉल r जो बनेगा वो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट बनेगा, और रूट का मतलब उसकी घात 1/2 बनेगा। हमें क्या चाहिए, r क्यूब चाहिए, तो यदि मैं r क्यूब कर दूंगा तो ये भी क्यूब हो जाएगा। देखें किस तरह से, यहाँ 1/2 के स्थान पर 3/2 हो जाएगा, एक क्यूब हो गया, और इसलिए मैं यहाँ वैल्यू रख दूं तो ये बनेगा, अतः b बराबर म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 फाइनल। क्लियर, ये इस धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण, जिसमें वामावर्त दिशा में कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर इतना चुंबकीय क्षेत्र है, और उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर पाई जाए। जो दिशा यहाँ मैंने लिखी, इसकी दिशा भी यही है, इसकी भी यही है, इसी प्रकार सभी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र है, यह है धारावाही कुंडली के कारण x दूरी पर अक्ष पर स्थित, x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी। बच्चों, अब ये एक कुंडली है, यदि मैं यहाँ कुंडली में एक फेरे के स्थान पर, एक वायर है,
एक फेरे के स्थान पर n फेरे कर दूं तो ऐसे ऐसे n फेरे लपेटे गए हैं, एक फेरा नहीं है, अब इसके n फेरे हैं। तो एक फेरे के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, n फेरे होंगे तो n टाइम्स हो जाएगा, यानी n गुना अधिक हो जाएगा। तो मैं लिखूं यदि कुंडली में n फेरे हैं तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जो आएगी मैं यहां लिख देता हूं। चित्र बड़ा है, बोर्ड का अधिकांश स्थान चित्र ने घेर दिया है, तो यहाँ कोई हम जगह तलाश रहे हैं। तो क्या बना, μ0 NIR², मैंने n लगा दिया, n गुना हो जाएगा r² अपॉन 2 r² प्लस x² रेज़ टू द पावर 3/2। ये n फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने कहा फाइनल जो भी व्यंजक आते हैं, सूत्र आते हैं, वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ताकि जब हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो तुरंत रिकॉल हो जाए, आसानी से हो जाए। तो बच्चों ये है धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम इसकी कुछ विशेष स्थितियों पर चर्चा करेंगे, आप इसे नोट करें बच्चों, नोट करें, मैं इसे साफ करूं। अब मैं यहां विभिन्न स्थितियों पर विचार करूंगा। ये चुंबकीय क्षेत्र आप देखें, विचार करें तो क्या समझ में आता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर किस बात पर निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या पर कर रहा है, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, धारा पर निर्भर कर रहा है, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, आर पर निर्भर कर रहा है। लेकिन हम विचार किस पे करने वाले हैं, हम विचार करने वाले हैं एक्स पर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, लेकिन हम ये देखें कि अक्ष पर कम दूरी हो, अधिक दूरी हो, दूरी बढ़ती जाए, दूरी घटती जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो सामान्यतः सूत्र को देखने पे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, और दूरी घटाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, घटते 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 जब दूरी ये अनंत कर दी जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब हम दूरी बढ़ाते हुए अनंत कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते घटते शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनंत आ जाएगा। और जैसे जैसे दूरी घटाएंगे, x घटाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और दूरी घटाते घटाते जैसे ही केंद्र पर आ जाएंगे तो केंद्र पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस समय यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम हो जाएगा। उस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन हमने पहला सीखा, वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो मैं यहाँ विशेष स्थितियों पर चर्चा कर रहा हूं। विशेष स्थिति या विशेष स्थितियां, कौन सी विशेष स्थितियां, तो मैं पहली स्थिति ले रहा हूं, यदि बिंदु P, या सीधे सीधे लिखूं केंद्र पर, और केंद्र पर होने का मतलब होता है x बराबर 0 करके देखें तो क्या आ जाएगा, b बराबर μ0 n लेके चल रहा हूं r² प्लस x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, पावर 3/2, दिस 2 to दिस 2 कैंसिल, तो क्या बन गया r3, और ऊपर r², एक r ले जाएगा, तो b बराबर μ0 ni/2r। याद करें, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने अलग से डेरिवेशन किया था, और उसमें भी यही रिजल्ट आया था। और आप ये समझ लें कि ये चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है किसी कुंडली के कारण। दूरी के अनुसार विचार करें तो केंद्र पर अधिकतम है, और इसलिए मैं यहाँ लिख देता
देता हूं बी मैक्सिमम। हम वैल्यू पर विचार कर रहे हैं, इसमें यहां पर परिमाण लगा दे रहे हैं। दिशा तो आपको पता है कि अक्ष के अनुदिश है। बच्चों दूसरा जो बिंदु है वो मैं दूसरा बिंदु ले रहा हूं। अब x को 1 तो बहुत ही कम करके 0 कर दिया, x को मैं बहुत अधिक बढ़ा देता हूं, तो दूसरा बिंदु मैं लेता हूं यदि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, बहुत अधिक हो, x बहुत अधिक हो, लेकिन अधिक मतलब तुलना करके बतानी पड़ेगी ना किससे अधिक, तो मैं कह रहा हूं त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो। अब त्रिज्या से तुलना क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ त्रिज्या और x के वर्ग को जोड़ना पड़ रहा है। तो जब त्रिज्या की तुलना में x बहुत अधिक है, जब x स्क्वायर का x का मान बहुत अधिक है, तो हम इस r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तथा इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे रिजल्ट निकलेगा x स्क्वायर को और भी वेरी वेरी ग्रेटर देन r स्क्वायर। बट वेरी वेरी ग्रेटर देन दिखाने के लिए यहाँ दो ही निशान लगाए जाते हैं, तो मैं इसको दो ही निशान में बदल दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि x स्क्वायर का मान बहुत अधिक है इस कैपिटल R स्क्वायर से, और ये ब्रैकेट कह रहा है कि x स्क्वायर में R स्क्वायर जोड़ो। अब x स्क्वायर अपने आप में बहुत अधिक है और R स्क्वायर बहुत कम है, तो बहुत अधिक में बहुत कम जोड़ने से क्या कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये उसी प्रकार है कि जैसे किसी समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दिए, बताया, पूछा कि अब भाई कितना हो गया, तो कितना हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसका लेवल कोई ऊपर नहीं आया। तो इसलिए मैं यहां लिख दूंगा अतः r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लगभग बराबर x स्क्वायर लिख दूंगा। r स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर r स्क्वायर वेरी लेस देन है, तो आपने छोड़ दिया, यहां भी छोड़ दो, तो यहां नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहां r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, और बहुत कम का जब गुणा होता है तो परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, बहुत कम का जब गुणा होता है तो परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत कम का जोड़ करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये आपको मैं पहले स्पष्टीकरण दे देता हूं। अतः क्या बनेगा, b बराबर म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2। अब मैंने इसको छोड़ दिया और x स्क्वायर लिख दे रहा हूं, क्या लिखा मैंने, तो x स्क्वायर एंड रेज़ टू द पावर 3/2, एंड दिस 2 कैंसिल, तो 2 के क्षेत्र बना गया b इक्वल टू म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन x क्यूब। ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो गया। किस पर, जब बहुत अधिक दूरी पर स्थित है बिंदु P। एक पॉइंट पर हम और विचार करेंगे, थर्ड पॉइंट है इसका। बच्चों आप नोट कर चुके हैं, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको साफ कर दिया है। अब आप देखें, केंद्र पर आया हुआ डेरिवेशन याद रखना चाहिए, b केंद्र क्या था, म्यू 0 n I/2r, याद रखना पड़ेगा, काम आएगा, कंठस्थ कर लेना चाहिए। तीसरे बिंदु पर मैं विचार कर रहा हूं, और तीसरा बिंदु है यदि x इज r/2, क्यों r/3 पर क्यों नहीं, विचार करेंगे। तो मैं x इक्वल टू r/2 लेकर विचार करता हूं, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, तो b बराबर बच्चों म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू लेनी मेरे को कितनी, r/2, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या लूं, r स्क्वायर बाई 4। क्लियर, स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई 4 ले लिया। अब इसको एलसीएम लेके आपको जोड़ना है, तो जोड़ने पर ये क्या बनेगा, म्यू 0 n I r
ये अब इसका मतलब ये रेज़ टू द पावर 3/2 है ना, इस पे भी है और इस पे भी है। 3/2 घात होने का मतलब एक पूरी घात और एक आधी घात। 3/2 आया कैसे? एक पूरी घात और एक आधी घात, 1 + 1/2। तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ और अलग अलग करने पर क्या बनेगा, μ0 NIR² 5 की एक पूरी एक आधी, क्या हो गया 5√5। क्लियर? 4 ऊपर आएगा यार, तो 4 में क्या बनेगा, 4 एक पूरी एक आधी, आधी मतलब √4 की वैल्यू 2 होती है, आप जानते हैं। और इसी तरह से r² की वैल्यू क्या बनेगी, r, ये तो पता ही आपको r³ होगा, तो फिर भी मैं लिख दूं r² की एक पूरी और एक आधी। अब यहां क्या स्थिति बन रही है, तो आप देखें बच्चों, कट रहा है वो काट दें, हालांकि काटने से थोड़ी गड़बड़ नहीं है। r² से r² कैंसिल, 2 कैंसिल, √4 मीन्स 2 ही है। अब जो वैल्यू लेंगे याद लिख दो, तो ये बन गया 4/5√5 इंटू दिस 4/5√5 μ0 NI/r। एक आर रह गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जगह नहीं है, आप नोट करें, मैं साफ करूं बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, v = μ8/5√5 इंटू μ0 NI/2r, 2 के ऊपर नीचे गुणा। क्यों करें, क्योंकि ये जो वैल्यू है अभी मैंने यहां आपको लिखवाई, ये वैल्यू कितनी आई आपके b केंद्र, तो इसको मैं लिख सकता हूं b = 8/5√5 इंटू b केंद्र। और इस 8/5√5 को आप सॉल्व कर लें, 0.716, और मैं इसको राउंड फिगर में लिख दूं 0.72। तो यहां बन गया ये 0.72। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि b की वैल्यू कहां, x = r/2 डिस्टेंस पर, केंद्र से r/2 डिस्टेंस, जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या से r/2 दूरी पर जाएंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से 0.72 टाइम्स होगा, यानी कम होगा। दूर जाने पर हम जानते तो हैं चुंबकीय क्षेत्र घटता है, लेकिन कितना घटता है, इतना घटता है। और इसलिए याद रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पद है, फिक्स याद रखना है, क्यों है, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जो x की वैल्यू है बढ़ती जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है घटता जाएगा, और अनंत होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो ये है विभिन्न स्थितियां। अब इस विभिन्न स्थितियों को हम थोड़ा ग्राफ पर प्लॉट करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं साफ कर रहा हूं, आप नोट करें। ये पहला था, केंद्र पर को इतना आया था, फिर r/2 पर इतना आया, घटा, फिर बढ़ाने पर और घटा, और घटते घटते अनंत पर जाने पर 0 हो जाता है। आप नोट कर लो, चित्र भी बनाना होगा बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता हम ग्राफ से देख रहे हैं, और किस प्रकार देखें, तो ग्राफ से निर्भरता हम ले रहे हैं यहां बच्चों।
इस अक्ष पे लूंगा मैं R और इस अक्ष पे लूंगा मैं चुंबकीय क्षेत्र B। चूंकि इस दिशा में अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, तो इस दिशा में भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए और समान परिणाम मिलेंगे, जो इधर मिले थे वो इधर ही मिलेंगे। इसलिए मैंने इस दिशा में भी ग्राफ को दिखाने की कोशिश करी है। ये शून्य चुंबकीय क्षेत्र सदैव पॉजिटिव ही आया, नेगेटिव नहीं आया, इसलिए मैं ग्राफ को नीचे नहीं ले जा रहा। जीरो हो सकता है लेकिन जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इस ग्राफ जो हमने 3 स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, उसमें हमने देखा कि दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है, और इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, जो आपको याद रखना है। इधर भी आएगा, तो इधर भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या खास बात है? इस ग्राफ पर आप विचार करें तो हमें एक खास बात दिखती है। क्या खास बात है कि यहाँ तो ग्राफ इस प्रकार से वक्रीय है और इस तरफ जाओ तो ग्राफ इस प्रकार से वक्रीय है। इसकी वक्रता अभी यूं है और यहाँ पर इस तरह से, यानी वक्रता बदल रही है। वक्रता बदल रही है। यहाँ बदली कैसे? पहले यूं थी और फिर यूं हो गई, यानी कहीं एक ऐसा बिंदु आया, वक्रता पहले यूं थी फिर यूं हो गई, यानी कहीं एक ऐसा बिंदु आया जहां पे वक्रता शून्य हुई। यूं होते होते घटते घटते फिर यूं आ गया, यूं होते होते घटते घटते फिर यूं हो गया, यानी यहाँ कहीं बीच में ऐसा बिंदु है जहां वक्रता शून्य हुई है, और उसी बिंदु को मैं यहाँ तलाश रहा हूं, और वो बिंदु मुझे यहाँ मिलेगा। ये बिंदु ऐसा है जहां पर वक्रता में परिवर्तन हुआ है। ये वक्रता पॉजिटिव धनात्मक वक्रता कहलाएगी, और यहां पर वक्रता ऋणात्मक होगी, तो ये वाली ऋणात्मक, इधर लिखूं मैं, ऋणात्मक वक्रता है बच्चों। लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, जब कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो एक शून्य बीच में जरूर आता है। पॉजिटिव 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 5, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 1 और फिर 0 के बाद नेगेटिव 1, 2, 3 बढ़ने लगे। तो यहाँ पर वक्रता शून्य प्राप्त हुई है, तो इस बिंदु पर मैं लिखता हूँ वक्रता शून्य है। इसी प्रकार इधर भी एक बिंदु हमें मिलेगा जहां पर वक्रता शून्य होगी, और इन दोनों बिंदुओं को मैं कुछ नाम दे दूं, P1 और P2, और आप पाएंगे कि ये बिंदु है कहाँ, किस दूरी पर है। तो ये बिंदु जो है, बिल्कुल आश्चर्य होगा कि ये बिंदु x = r/2 दूरी पर है, जो हमने अलग से दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु में समझा था। और यहाँ पर भी ये बिंदु x = -r/2 दूरी पर है। ये दोनों बिंदु विशेष हैं। क्या है विशेष? इन दोनों बिंदुओं पर वक्रता में परिवर्तन शून्य है, और इसलिए इन बिंदुओं का नाम नति परिवर्तन बिंदु रख दिया। नति यानी वक्रता, तो नति परिवर्तन बिंदु है जहां वक्रता शून्य है। मैं लिखूं यहाँ इस बिंदु को नाम देते हैं, या ये दूरी क्या है? ये दूरी है 0 से r/2 के बीच में। तो यहाँ x greater than 0 and less than r/2 पर वक्रता धनात्मक है, वे x इस तरफ प्लस माइनस दोनों ही है, वे x ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन r/2 प्लस और माइनस पर वक्रता ऋणात्मक है, तथा P1 व P2 पर, दो बिंदु मिले हमें, P1 व P2 पर वक्रता शून्य है, वक्रता शून्य है। अतः इन बिंदुओं को नति
परिवर्तन बिंदु कहते हैं। स्पष्ट याद रखें, इन बिंदुओं को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मैं यहां लिखूं, चित्र बना के रखें आप। नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी, नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होगी। कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर के तुल्य होगी। कैसे? तो ये भी दूरी यहां से लेके r/2, ये भी r/2, तो दोनों को मिला लें, कितनी बनेगी? कैपिटल आर बनेगी। क्लियर? अब ये बात हो गई नति परिवर्तन बिंदु की। अब नति परिवर्तन बिंदु पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर वक्रता शून्य है। वक्रता शून्य है का मतलब क्या है? आप नोट करते रहें, वक्रता शून्य है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन शून्य है। इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन शून्य होता है। किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। अतः मैं लिख सकता हूं dV/dx इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन जो है नियत रहता है। शून्य की बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए? नियत रहता है। और इसलिए मैं यहां लिखूं इसको नियत रहेगा। इसे मैं इस प्रकार में लिख सकता हूं d2V/dx स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार अवकलन रूप में दिया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा, जिसे हम 0 लिख देंगे। तो बच्चों लगभग 1 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए, और अभी भी इसका एक छोटा सा पॉइंट शेष है, और उसे मैं थोड़ा अलग है वो, और इसलिए उसे मैं अगली क्लास में फिर विचार करूंगा। तो आशा कर रहा हूं कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, पूरी क्या इसकी कहानी है, क्यों, कब, कैसे, सब आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी शेष हो तो फिर आप मैसेज करें। आज इतना ही, अगले पार्ट 6 में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।